हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो बच्चों, अगर केमिकल बॉन्डिंग को समझना है तो समझना पड़ेगा आपको कि एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब आप किसी भी एलिमेंट्स को देखते हो तो हर एक पीरियड में क्या होता है, लास्ट में जो है एक नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियन हो गया, है ना, आर्गन हो गया। तो हर एक जैसे इसके पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसकी टेंडेंसी यही होती है कि मैं उसके जैसा बन जाऊं। जैसे इसमें इस पीरियड में अकेला बेचारा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हमेशा चाहता है हीलियम जैसा बनना, है ना। अगर मान लो लिथियम ले लें, बेरिलियम ले लें, बोरोन ले लें, कार्बन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, फ्लोरीन ले लें, ये सब कोशिश करता है कि नियन जैसा बन जाऊं, है ना। तो नियन जैसा बन जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसी के कारण क्या करते हैं ये लोग, कभी भी जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों क्या होता है, इसको कहते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा खुश होते हैं, ये किसी के साथ जो है किसी तरह की कोई टेंडेंसी इनकी नहीं होती है, ठीक है। जबकि आप बच्चों बाद में पढ़ोगे क्रिप्टर आर्गन के, उसके बाद नीचे आता है जेनॉन और रेडन। रेडन तो रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन जेनॉन जो है कुछ कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया कि हर एक एलिमेंट जो है चाहता है कि अपने पीरियड में जो जो भी उसके नोबल गैस एलिमेंट्स है उसके जैसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट सेल में हो जाए, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है बच्चों को, देखो ये स्टार्टिंग वाले देखोगे, इसके बाहर वाले सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। और इस सब के बाहर वाले सेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। हीलियम के केस में होता है सिर्फ 2, बाकी सब के केस में क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी को कहेगा कि ये जो 1 बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, या फिर वो क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है। तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको देने से रहा, है ना। और दूसरी बात क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना फिर भी आसान है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेगा, इस ग्रुप के ज्यादातर जो है मेटल्स होते हैं वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, है ना। इसी तरह से ये जो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स है, जिसमें आता है मैग्नीशियम, आता है कैल्शियम, आता है, इसमें क्या आता था, सोडियम आता था, पोटेशियम आता था, है ना। तो ये कोशिश करता है कि ये जो दो, जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो भी कोशिश करता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, ठीक है। और अब इसकी बात करते हैं, देखो यहां पर जो 17th ग्रुप जो वाला एलिमेंट्स है फ्लोरीन, इसके बाहर वाले सेल में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा मुश्किल है ना। उससे अच्छा है इसके लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। ये भी क्या करेगा, इसके बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना उसके लिए बेटर है रेदर देन कि ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, है ना। तो मोस्टली क्या होता है बच्चों की, ये ग्रुप और ये ग्रुप के जो हैं, वो खास करके ये वाले, ये हमेशा लूज कर देते हैं। और ये दोनों जो है हमेशा क्या करते हैं, सॉरी, ये दोनों जो है, ये खासकर 17th वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि हर किसी को चाहिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी किसके लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स को परमानेंटली लूज कर लेगा या परमानेंटली गेन कर लेगा, ठीक है, या फिर शेयर करेगा। तो अगर मान लो परमानेंटली लूज या परमानेंटली गेन कर रहा है तो वो बनाएगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, जैसे कि इसने इस ग्रुप में जो भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आयन, है ना। वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो बन जाएगा कैटायन। और ये ग्रुप वाले जो हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो बन जाएंगे एनायन, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के परमानेंट ट्रांसफर से जब कोई बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड, और जब इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। लेकिन ये सारे बॉन्ड्स किस चीज पे डिपेंड करता है कि किसके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लुईस सिंबल बताया जाता है बच्चों को, कि देख लो बच्चों, तो मान लेते हैं बेटा जी, हम बात करते हैं सीएल के पास, है ना। तो सीएल के पास क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, ये दिखाएंगे 2 2 2 और 1, है ना। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड, और बाद में इस पर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से ये लोग शेयर करता है, ठीक है। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं बच्चों कि देखो बेटा सीएल है ना। लेकिन उससे पहले मैं एक Na का एग्जांपल ले लेता हूं कि देखो बच्चों, Na के पास क्या होता है, 281। सोडियम जो है बच्चों उसके पास क्या होता है, 281। ये होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है ना।
अगर इसने क्या करना है इसको कि एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, ये लूज कर देगा, तो क्या बन जाएगा ये Na+। अब इसके पास क्या है 2 और 8 है ना, अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल चुका है, इसलिए Na क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाता है कैटायन। अब मैं वहीं Cl की बात करता हूं, उसके पास क्या था 2 8 7, उसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इससे क्या बन जाएगा वो Cl नेगेटिव। अब इसके पास क्या है 2 8 और 8, तो ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल है ना बच्चों। तो क्या हुआ कि Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया इसने एनायन, दिस इज कॉल्ड एनायन, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कैटायन। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, ये दोनों आयंस के बीच का जो बॉन्ड होगा उसको कहेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड, ठीक है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना बच्चों। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड के जो फॉर्मेशन होते हैं उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, यानी कि फॉर्मेशन हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कंडीशन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, है ना बच्चों। देखो बेटा सबसे पहले होता है इसका पहला कंडीशन ये कह सकते हो कि द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो पहला क्या कंडीशन होगा, बॉन्ड शुड बी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, है ना बच्चों। तो बच्चों मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। सेकंड पॉइंट कि जो दो एलिमेंट मान लो बेटा ये दोनों मिलकर के आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, ठीक है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने लिख लिया XA या XA और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने XB लिख लिया, है ना, तो ऐसे में क्या होना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा XB माइनस XA मस्ट बी ग्रेटर देन हो जाना चाहिए बच्चों 1.9, है ना। मैंने क्या कहा बच्चे कि जो B है हमारा नॉन मेटल, A होता है मेटल, B की टेंडेंसी होती है A से इलेक्ट्रॉन को छीन लेने की, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नॉन मेटल की होनी चाहिए वह जो मेटल से मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उससे 1.9 ज्यादा होना चाहिए, तभी ये बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों कि देखो सम ऑफ डेल्टा H हाइड्रेशन प्लस डेल्टा H लैटिस एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। अब ये कहोगे ये सब क्या है, तो बच्चों मैं एक मिनट समझा देता हूं, ठीक है। होता क्या है बच्चों, देखो ये जो आयनिक बॉन्ड हमने एग्जांपल दिया था बच्चों सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन में, होता क्या है कि देखो सोडियम होता है सॉलिड स्टेट में, जब इसको बेटा जी हमने दे दिया डेल्टा H सब्लिमेशन तो ये बन गया सोडियम का वेपर, सोडियम गैस बन गया, है ना बच्चों। अब इस सोडियम गैस को लेकर के मैंने क्या कर दिया कि उस पर दे दिया मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी, तब जाकर के क्या बनाइए Na+ और इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना बच्चों। तो यहां पर हमें एनर्जी इसको देनी पड़ी है, ठीक है। अब देखो बच्चों Cl2 का कहानी क्या होता है, तो Cl2 पे बच्चों पहले मैं ऐसा करता हूं Cl2 को इधर लिख देता हूं, है ना बच्चों। देखो अगर मान लो बेटा जी Cl2 को मैंने दे दिया डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी दिया, तो बन गया ये Cl का गैसियस एटम। अब इस Cl के गैसियस एटम पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो बन जाएगा Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। और साथ साथ जो एनर्जी रिलीज करता है ना बच्चों, तो इस एनर्जी को बच्चों हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा बच्चों कि जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। अब हमारे पास बन चुका है Cl-, है ना, तो Na+ और Cl- जब दोनों मिल जाते हैं बच्चों तो बन जाता है हमारा NaCl, और साथ ही साथ जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर बेटा क्या होगा हमारा कि देखो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एक तो रिलीज हुई लैटिस एनर्जी और एक रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो अगर बच्चों अगर ये आयनिक बॉन्ड तभी फॉर्म होगा कि कम से कम इन दोनों एनर्जी जो हमें मिला है वो ज्यादा होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, है ना, कि क्योंकि हमें तो बहुत सारे खर्चे हैं एनर्जी देने में, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल भी देना होता है, कभी कभी सब्लिमेशन भी देना पड़ता है, कभी कभी डिसोसिएशन भी देना होता है ना।
तो कम से कम बच्चों ऐसा होना चाहिए कि जो एनर्जी हमें मिलेगा आयनाइजेशन, जो इसके बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद मिलेगा लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए कि मेटल के आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगा बच्चों, तभी जाकर के हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, कंडीशंस जो है हमारे यही हो गए कंडीशंस कि बॉन्ड जो होना चाहिए वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होना चाहिए। दूसरा, दोनों जो कंबाइनिंग एलिमेंट है उसके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को 1.9 से ज्यादा होना चाहिए। किसी किसी बुक में ये 1.7 भी देता है, तो 1.9 जो उससे ज्यादा ही है तो यही ले लेते हैं, है ना बच्चों। तीसरी बात बताया बेटा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी का सम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल से ज्यादा होगा, तभी जाकर के क्या होगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, है ना बच्चों। अब आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है बच्चों, उसको भी दिखा दिया, बाय द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, है ना। तो अब बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि ठीक है आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया, है ना। तब आयनिक बॉन्ड में जैसे बेटा NaCl हमने क्रिस्टल लिया, तो एनसीईआरटी में पूछ रहा है कि कह रखा है बच्चों को एक बार बता दो कि NaCl का क्रिस्टल दिखता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो एक बार बच्चों मैं आप लोग को बताता हूं कि NaCl का क्रिस्टल दिखता कैसे है। तो एक क्यूब बना लेते हैं पहले। ये बेटा डिटेल में आप लोग पढ़ते 12th में सॉलिड स्टेट में, लेकिन अब तो सिलेबस से कट ही गया है, तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखो होता क्या है बच्चों कि Cl नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो हर एक कॉर्नर्स पे होते हैं। जितने भी कॉर्नर्स देख रहे हो आप, हर एक कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, ठीक है ना, ये होंगे बेटा Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, हर एक कॉर्नर्स पे, मैं सब जगह नहीं लिख रहा हूं मैं। इसके अलावा जितने भी फेस के सेंटर होते हैं उन सभी जगह पे भी होते हैं Cl नेगेटिव आयन, 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 Cl नेगेटिव आयन। ठीक है बच्चों, हर एक मतलब क्यूब के जितने भी कॉर्नर्स हैं वहां पर होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं Cl नेगेटिव। तो फिर Na+ कहां होता है, तो एक बेटा जी जो Na+ होता है वो तो उसके सेंटर पे ही हो जाता है, उसके सेंटर पे होता है एक Na+, और बाकी हर एक एजेस के सेंटर पे होता है Na+। ठीक है ना बच्चों, यानी कि यहां भी होगा हमारा Na+, यहां भी होगा हमारा Na+, यहां भी होगा हमारा Na+, है ना, यहां भी होगा हमारा Na+, यहां भी होगा Na+, है ना, यहां भी Na+, है ना, हर एक एज के सेंटर पे होता है Na+, है ना। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों कि अगर एक क्यूब है ना, क्यूब के जितने भी एजेस हैं तो हर एक एज के सेंटर पे होता है, एज के बीच में जो सेंटर होता है वहां होता है Na+, और एक उसके बॉडी के सेंटर में होता है। ठीक है, अगर मान लो ये क्यूब है, क्यूब के अंदर में जो सेंटर होगा वो वहां पर होता है कि एक Na+ आयन, और बाकी Cl- होते हैं हर एक कॉर्नर पर और हर एक फेस, जैसे ये बोर्ड है जिसका बोर्ड का फेस का सेंटर कहां पड़ेगा, यहां, तो वहां पर भी एक Cl नेगेटिव आयन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है बच्चों क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो बच्चों क्या होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आयनिक बॉन्ड में, कि आयनिक बॉन्ड तो चलो फॉर्म हो गया है ना, उसके कंडीशंस क्या थे ये भी डिस्कस कर लिए। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, तो बस ये चीज जान लो बच्चों कि आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है कि आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो मोस्टली हमें मेल्टिंग पॉइंट कहना चाहिए क्योंकि वो सब ज्यादातर सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि मान लो होता क्या है बच्चों कि Na+ और Cl नेगेटिव, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, इसके कारण ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, पहला फैक्टर। दूसरी चीज क्या होती है बच्चों कि जो भी हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं वो होते हैं बच्चों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना, लेकिन अगर उसको मॉल्टेन स्टेट में ले जाओ या फिर सॉल्यूशन में डाल दो तब क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो NaCl का क्रिस्टल है ना, ये हमेशा Na+Cl- की तरह से जिस तरह से भी दिखाया स्ट्रक्चर उस तरह से वो वहां पर होंगे पूछ सॉलिड में, लेकिन जैसे इसको हमने पानी में डाल दिया, ठीक है, तो Na+ अलग हो जाएंगे, Cl- अलग हो जाएंगे, Na+ जो है वाटर का जो बेटा O2 नेगेटिव है ना, इसके साथ जुड़ जाते हैं, और Cl नेगेटिव जो है H पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ जुड़ने लगता है। ठीक है, तो Na+ अलग और Cl- अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो मेनली 3 पॉइंट हो गए बच्चों की, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सेकंड, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी
इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों ये तो आ गया हमारा सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज थी। अब बच्चों आता है हमारा कि आयनिक कंपाउंड में भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं बच्चों कि कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, है ना। आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा उसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है बच्चों, देखो कि अगर मान लो बच्चे ये था Na, है ना, ये Na था, है ना, और ये था मान लो Cl। ठीक है, ये था Cl। ठीक है, तो जब Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना, तो Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो Cl के पास इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और Na की साइज थोड़ी सी छोटी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पास पहले था 281, अब क्या रह गया सिर्फ 28, इसकी साइज छोटा हो गया। और Cl के पास क्या था 287 था, बाद में क्या हो गया 288, है ना बच्चों। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ा, जिसके कारण इसकी साइज बढ़ जाती है ना। एनायन की साइज बढ़ गई और कैटायन का साइज छोटा हो गया, तो क्या होगा बच्चों कि इस सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसका इसके इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन लगेगा वो बढ़ जाएगा, है ना। फिर से बताता हूं मैं कि जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके जब कैटायन बन जाता है ना, जैसे ये बन गया Na+ और ये बन गया Cl-, है ना, तो Na+ का जो साइज छोटा हो गया तो उसका न्यूक्लियस, और देखो और Cl- में क्या हुआ था बच्चों, ये Cl- लिखा बच्चों। ठीक है, तो Cl- का क्या था, साइज थोड़ा बढ़ गया, तो Cl- का इलेक्ट्रॉन और सोडियम के जो न्यूक्लियस है उसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे अट्रैक्शन बढ़ता है तो इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इसको खींचने लगता है अपनी तरफ। तो क्या होता है, जो सिमेट्रिकल उसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए चारों तरफ एक जैसा, वैसा नहीं रह करके बल्कि उस Na+ की तरफ थोड़ा सा आ जाता है, टिल्ट आ जाता है ना। इसको कहते हैं हम लोग पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना बच्चों, तो इसी पोलराइजेबिलिटी के कारण क्या होता है बच्चों कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर करने लगते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होता है, जब पहला कंडीशन है, ठीक है, कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी, मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी, मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना बच्चों। यानी कि मैं बात करूं बेटा तो क्या होगा कि LiCl के केस में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उससे कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl में, उससे कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर KCl में, उससे कम होगा हमारा RbCl में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, है ना बच्चों। ये होगा कैटायन का कि जितना छोटा होगा कैटायन उतनी ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चा इसका दूसरा हम ले लेते हैं कि अगर हम कैटायन की जगह हम एनायन की बात करना चाहेंगे तब क्या होगा, है ना बच्चों। तो देखो देखो जो एनायन में क्या होगा कि जितना लार्जर साइज होता चला जाएगा एनायन का, है ना, उतना ज्यादा हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे कि मान लो ये बेचारा जो था Li+, है ना, ये यहां पर था, अब यहां पर मान लो F- आया, इस तरह तक साइज लेकर आया। ठीक है, फिर आया इसकी जगह पे आ गया मान लो Cl- आ गया, इससे बड़ा साइज लेके आ गया, है ना, Br- आ गया और बड़ा लेके आ गया। तो इस तरह से क्या होगा कि जितना नजदीक ये पहुंचता जाएगा बच्चों उतना क्या होगा, ये दिखाता हूं मैं फिर से बेटा, देखो क्या होगा। तो ये तो Cl- का था, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे क्या हो गई, कम नजदीक हो गई। अब अगर मैं फिर से बात करूं बेटा Li+ के लिए Br- के लिए, तो देखोगे तो Br जो है और ज्यादा क्लोज आता रहा है, I जो है और ज्यादा क्लोज आता चला जाएगा, है ना Li+ के। तो जो ज्यादा क्लोज आता चला जाएगा बच्चों I- और ज्यादा क्लोज आ गया, Br भी हमारा जो है लगभग यहां तक आ जाता है ना। तो जो नजदीक आता जाएगा उस पर इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, तो फिर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज्यादा खींचने लगेगा, है ना। और इसी को कहेंगे पोलराइजेबिलिटी। ये थोड़ा सा दूर है
तो कम खींच पाएगा, ये बहुत दूर है तो ना के बराबर खींच पाएगा, है ना। तो जितना ये इसकी तरह डिस्टॉर्ट कर देता है स्ट्रक्चर को, उसी को कहते हैं हम लोग पोलराइजेबिलिटी। तो जितना ज्यादा लार्जर साइज होता जाएगा बी, जैसे कि बी आर था, है ना, क्लोरीन से लार्जर साइज था क्लोरीन का, तो क्लोरीन जो है बहक के यहां तक पहुंचा, ब्रोमीन और नजदीक पहुंचा, आयोडीन और नजदीक पहुंचा, इतना नजदीक पहुंचा कि Li प्लस फटाक से उसको खींच लेता है अपनी तरफ, है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा था उस सभी इलेक्ट्रॉन को फिर ये वापस खींचना शुरू कर देता है। इस तरह से कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, आई में, है ना। तो एक एग्जांपल लिख के लिख देते हैं। तो Li की जगह पर हम लोग Na ले लेते हैं, है ना। तो मान लो बच्चों मैं ये कहूं आपको कि NaCl है, इससे ज्यादा कोवेलेंट किस में होगा, NaBr में, इससे ज्यादा कोवेलेंट किस में होगा, NaI में। तो मैं कह सकता हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है हमारा, है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर। अब बच्चों हम लोग चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ, है ना। तो देखो बच्चों होता क्या है कि कोवेलेंट जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, इस तरह से बच्चों बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक एक देता है तो सिंगल बॉन्ड, दो दो देता है तो डबल बॉन्ड। तो इसको हम लोग लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन से बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल लिया CH4 की बात करते हैं ना बच्चों। देखो क्या होगा बेटा, कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना। इस हाइड्रोजन के पास क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब देखो कार्बन को 8 चाहिए तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 ले लिया। इस तरह से कार्बन के 8 पूरे हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन को 2 चाहिए, इसके भी पूरे, इसके भी पूरे, इसके भी पूरे, है ना बच्चों, इसके भी पूरे। तो सब ने क्या किया है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का उसने शेयर किया। तो बॉन्ड कैसा बनेगा, CH H H और H। अब मैं बात करता हूं बच्चों CO2 की, है ना। देखो C1212। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, डॉट 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 डॉट, इसके पास 6 थे, 1 2 3 4 5 6, है ना बच्चों। अब देखो कार्बन को चाहिए था 4, तो कार्बन ने क्या किया, 2 इस ऑक्सीजन का ले लिया, 2 इस ऑक्सीजन का ले लिया, है ना। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इस कार्बन के ले लिए, और 2 इस ऑक्सीजन ने 2 इस कार्बन के ले लिए, है ना। तो क्या हो रहा है, यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो बॉन्ड कैसे बनेंगे बच्चों, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। लेकिन देखो यही दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हुए, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके बचे रह जाएंगे। तो ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, लोन पेयर, है ना। तो अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपको ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना सिखाता हूं। अभी आप लुईस डॉट तो समझ गए एक तरह से इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, है ना। अब मैं एग्जैक्टली मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बनते हैं उसको मैं बताता हूं, ठीक है बच्चों। जैसे थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल ले लेता हूं, जैसे H2CO3, है ना, H2SO4, और इन सबको मैं लिंक करूंगा बच्चों फॉर्मल चार्ज के साथ, ठीक है। तो देखो H2CO3 कैसे बनेगा, तो जो सेंट्रल एटम है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बच्चों, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को 3 तरफ लगा दिया, है ना। अब क्या 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को दोनों तरफ लगा दिए। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है ना। तो इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया। अब देखो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो यहां से मिल गया, एक और यहां से लगा देंगे, एक यहां से लगा देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन खुश, ये ऑक्सीजन भी खुश। अब देखो कार्बन को चाहिए था 4 और यहां मिले उसके 2, तो क्या करेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों H2CO3 का स्ट्रक्चर बन गया। ये शेप नहीं होगा, स्ट्रक्चर और शेप में थोड़ा सा फर्क है बेटा। शेप हम लोग डिस्कस करेंगे जब VSEPR करेंगे तब, ठीक है। फिलहाल मैंने स्ट्रक्चर बना दिया कि इस तरह से बॉन्ड होते हैं। अब देखो बच्चों इस ऑक्सीजन के पास क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से इसने 2 खर्च कर लिए, तो बचे कितने, 4। इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, तो ये सब क्या है, इसके लोन पेयर, ओके। अब देखो बच्चों क्या है कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों फॉर्मल चार्ज। एक हम लोग साथ साथ करते चलते हैं बच्चों फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का बच्चों फॉर्मूला होता है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों। ये क्या होगा बच्चों, दिस इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये है बेटा जी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, तो उसी को कहता हूं मैं
अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या हो गया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, तो एक बॉन्ड अगर बच्चों बना होगा तो वो किसके कारण मिला होगा, दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। तो जहां भी अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम कहेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है बच्चों। तो अब जैसे मान लो बेटा जी, इसमें अगर आपको कहेगा फॉर्मल चार्ज निकालो ऑक्सीजन पे, ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। इसमें बच्चों फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ तो 0 ही आ जाना चाहिए। देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 6। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने, 1 2 3 4 माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो कितने बॉन्ड बना रही है, 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 हो गए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो दैट इंटू 4 कर देंगे, है ना। तो क्या आ गया बच्चों, 0, यानी कि इस पर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0। अब कहोगे फिर 0 क्यों आया, है ना, और कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, तो उसमें ना एक ऐसा एटम होता है जो किसी से लेता नहीं है इलेक्ट्रॉन, बल्कि उसको दे देता है किसी को। तो उस सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगी, है ना। उस टाइप के बॉन्ड को बच्चों कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके बारे में डिटेल्स नहीं दिया गया है आप लोग को, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को समझा देता हूं, ठीक है, एग्जांपल दे करके बच्चों। तो ये देखो H2SO4 की बात करेंगे, है ना। देखो H2SO4 में देखो बेटा, सबसे पहले ले लिया सल्फर, और 4 ऑक्सीजन थे, तो 4 ऑक्सीजन को चारों तरफ लगा दिया, है ना। अब देखो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, एक दूसरे के ऑक्सीजन के बगल में लगा दिया। पहले इन दोनों को सिंगल बॉन्ड कंप्लीट, है ना। इस सल्फर को कितना चाहिए, सिर्फ 2 ही बॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो यहां से लगा दो, यहां से लगा दो, कंप्लीट। क्योंकि सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, एटॉमिक नंबर होता है 16, है ना। तो इसके पास क्या थे बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इधर खर्च किया, एक इधर खर्च किया, है ना, 2 इधर खर्च किया। और इसके पास 2 इधर बचे हुए, 2 इधर बचे हुए। इसके पास 6 थे, उसमें से 2 खर्च कर लिया इसने, 4 बचे हुए। अब देखो इस ऑक्सीजन को देखो, इसको भी देख लो, इन दोनों के पास क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो सल्फर को कह रहा है कि भाई मेरा तुम 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो और तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। सल्फर कह रहा है मुझे कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मेरे ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है ना। तब क्या करता है बच्चे कि ये कहता है कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुम रेंट पे अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब कैसे, मतलब समझो बच्चों कि कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, आपके पास फिजिक्स की बुक पड़ी हुई, कोई दोस्त आपका आता है कि भाई कल भर के लिए मुझे दे दो अपनी फिजिक्स की बुक, तो आपने कहा चलो ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि आपने उसको बुक दे दी, तो आपने परमानेंटली तो दिया नहीं, बल्कि वो बुक जो है वो आप और वो दोनों मिलकर शेयर कर रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट क्या किसने किया, सिर्फ आपने। तो वही यहां पर होता है, किसके पास देखो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सल्फर क्या करता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूट करता है ये, ठीक है। दोनों ही शेयर करेंगे इसको, है ना, शेयर सल्फर भी करेगा, शेयर ऑक्सीजन भी करेगा, लेकिन देने वाला कौन है यहाँ पर, सल्फर। तो इस टाइप की बॉन्ड को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना बच्चों। यहां पर एक सल्फर ने 2 पेयर को डोनेट करा और इन दोनों ने ले लिया, है ना। तो अब अगर आप देखोगे बच्चों, तो इसका फॉर्मल चार्ज आएगा -1, इसका फॉर्मल चार्ज आएगा -1, इसका फॉर्मल चार्ज आएगा +2। चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा सल्फर पे चेक करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर। तो फॉर्मूला आप लोगों ने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 2 इधर खर्च कर लिए, है ना। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। अब हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब देखो बेटा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एक पेयर यहां पर दिया तो 2 यहां खर्च हो गए, 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 कितने खर्च हो गए इसके पास, 8 खर्च हो गए। तो बचा कितना बच्चों, चार्ज कितना आ गया, +2, है ना। इस तरह से सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, +2। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन 1 की बात करता हूं, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, देखो बेटा इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पूरे का पूरा बचा ही रह गया, इसने किसी को दिया कहां, कुछ भी बचा ही रह गया। अब माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसको शेयर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस तरह से क्या होगा, 6 - 6 0, और ये आ जाएगा -1, है ना बच्चों। तो देख लिया आपने कि इसने एक पेयर ले लिया, इसलिए इस पे आ गया -1, इसने दे दिया, इस पे आ गया प्लस, ठीक है बच्चों। अगर इस पर चेक करोगे बच्चों तो 0 ही आएगा फॉर्मल चार्ज, क्योंकि ना तो इसने किसी से लिया है ना किसी को दिया है, एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दिया, है ना बच्चों।
तो ये होता है। तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, लेकिन अभी जो है बुक में आप लोग को बच्चों या तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो बच्चों इसको या तो आप लोग को ऐसे लिखा जाएगा HOS और सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O, या फिर डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ज्यादातर बुकों में बच्चों ना मोस्टली इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट करने में क्या होता है बच्चों कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर्ड है, ठीक है ना बच्चों। तो ये होता है उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, जबकि उसका रीजन क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। तो अब कुछ और कंप्लेक्स मॉलिक्यूल लेकर के बच्चों उसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। जैसे कि H3PO4 लेते हैं, HClO4 लेते हैं, उसका कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि फॉर्मल चार्ज बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो लेते हैं बेटा HClO4 लेते हैं, H3PO4 लेते हैं, है ना। अब इसका देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बेटा HClO4 में Cl को ले लिया मैंने सेंटर पे, अब 4 ऑक्सीजन है तो चारों तरफ ऑक्सीजन लगा दिया, ओके। अब देखो हर एक ऑक्सीजन को 2-2 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन दे दिया, और क्लोरीन को तो सिर्फ एक ही चाहिए था तो क्लोरीन ने एक ले लिया। अब ये खुश है। अब बाकी इसके पास जो है बच्चों क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ था। ऑक्सीजन के पास बचा ही रह गया, इस क्लोरीन ने इसको दे दिया अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस तरह से बच्चों उसने इसको दे दिया, ठीक है। तो अगर अभी यहां फॉर्मल चार्ज आप लोग चेक करके देखोगे तो इस पर फॉर्मल चार्ज आएगा +3, इन सब पे आएगा -1 चार्ज, और इस पर आएगा फॉर्मल चार्ज 0, ठीक है बच्चों। वो आप लोग बेटा खुद ट्राई कर लो। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं H3PO4 का, ठीक है बच्चों। देखो तो H3PO4 बेटा क्या लिया, फास्फोरस लिया, फिर 4 ऑक्सीजन था तो 4 ऑक्सीजन को लगा दिया चारों तरफ, है ना। अब दो हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो H और इधर भी लगा दिया बेटा H लगा दिया, है ना। ये सिंगल बॉन्ड, ये क्योंकि हाइड्रोजन तो हर एक सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, और फास्फोरस के पास बच्चा इसके पास क्या होता है 15 एटॉमिक नंबर होता है तो 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसको सिर्फ 3 ही चाहिए, तो तीनों के साथ उसने सिंगल बॉन्ड बना लिया, है ना। अब उसके पास क्या है था कि उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 3 उसने खर्च कर लिए। अब यहां जो ऑक्सीजन है उसके पास अपना 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू उसको डोनेट कर दिया, है ना बच्चे। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, वैसे इसको देखोगे तो बुक में रिप्रेजेंटेशन ऐसा दे रखा होता है, OH OH OH। तो ये शेप ऐसा क्यों आया वो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे आगे VSEPR थ्योरी से। मेनली देख लो कि जहां जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है वहां पर क्या करते हैं बुक में कि ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जहां पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अगर किसी को डेफिनेशन लिखना हो तो एक लाइन लिख लेना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द कोवलेंट बॉन्ड वेयर द डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली 1 एटम, ठीक है बच्चों। कि वो उस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें कि जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों ये हम लोग कर रहे हैं, तो अब क्या है बच्चों, इससे जब स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। जो रेजोनेंस एक पार्ट है आप लोग का, कि रेजोनेंस के लिए कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों के साथ डिस्कस करना है ना। तो बेटा जी सबसे पहले लेते हैं हम लोग कि हमें ड्रॉ करना है बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 - O3, इन तीनों का डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। तो पहले में बेटा O3 का कर देता हूं। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, है ना। देखो हर एक ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन दोनों ने मान लो आपस में क्या किया कि 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके हैप्पीली दोनों बॉन्ड बना लिए 2, ठीक है। तो अब इसके पास आप सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 में से 2 खर्च कर लिए, बचे कितने 4, 2 इधर लिख रखा है 2 इधर लिख रखा है। अब इसके भी 4 बचे हुए, 2 इधर इधर। इसके क्या है, देखो इसके पास क्या है 6 पड़े हुए हैं, क्योंकि इसने किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया। लेकिन अब क्या होगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, है ना। तब जाकर के क्या होगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये भी हैप्पी, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चों कि अगर मैं एरो लगा दूं तो आप समझ जाओगे, है ना, कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिया गया है इसको, है ना। लेकिन बच्चों मैंने बताया ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कभी कभी सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी डबल बॉन्ड से। तो यहां पर हम लोग सिंगल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे,
लिखेंगे बच्चों ओ ओ सिंगल बॉन्ड ओ 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यहां पर इसके पास 6 के 6 परे हुए हैं तब भी बॉन्ड बना, इसका मतलब इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब देखो क्या होगा बेटा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं बच्चे कि किसी की वैलेंसी जो है 2 तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने ये कहा कि मेरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है ना, इसको ये कह रहा है कि मेरे वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हम लोग डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दो। तो कहता है ऑक्सीजन ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों ने आपस में बच्चों क्या किया, बॉन्ड बना लिया, इसके इलेक्ट्रॉन को इसको वापस कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 हो गए, इसके पास अब बचे कितने 4 है ना बच्चों, इसके पास तो 2 ही रहे है ना। तो फिर से ये कहेगा कि ऐसा क्यों किया, जब हमारी कमिटमेंट हुई थी तो वैसा कर दो, उसका इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, मेरे फिर से ले लो, है ना। तो फिर से क्या होगा बच्चों, तो फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन का यहां डबल बॉन्ड और यहां सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसके कारण हम लोग जो है कि कभी स्ट्रक्चर ये होगा कभी स्ट्रक्चर ये होगा, तो इन सब के बदले में क्या कहा जाता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो, ठीक है, और दोनों के पास क्या कर दो 4 इलेक्ट्रॉन ही रख दो, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका क्या मतलब हो गया कि कभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कभी यहां पर आ जाते हैं, कभी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, यानी कि दोनों के पास पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है ना बच्चों। मैं फिर से बताता हूं बच्चों, देखो O3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, जहां पर इसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया इसको, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, फिर इसने कहा कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम लोग आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, तो उसने कर दिया इसके इलेक्ट्रॉन वापस। अब इसको इलेक्ट्रॉन वापस मिलते हैं, इसके पास 6 हो गए, अब इसके पास 4 बच गए, यहां डबल बॉन्ड बन गया। अब इस ऑक्सीजन ने कहा फिर से मेरे पेयर ले लो और इसके वापस कर दो, तो फिर से बन गया। इस तरह से बच्चों क्या होता है, ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O3 का, है ना। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एक बड़ा सा कंपाउंड है H2CO3, है ना। देखो बच्चों जो सबसे एक्चुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सेकंड बुक में है उसे पढ़ोगे, है ना। फिलहाल हमें बेटा CO3 2- का बनाना है स्ट्रक्चर, CO3 2- का। लेकिन बेटा मैं इससे पहले चाहता हूं कि आप लोगों ने H2CO3 का फिर से लिखवाऊं। देखो बच्चों मैं आप लोग को लिखवाने वाला हूं H2CO3, उससे बनाऊंगा CO3 2-, फिर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो बच्चों H2CO3, तो एक ऑक्सीजन यहां ले लिया, यहां हाइड्रोजन है ना। देखो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक, देख लो। तो अब क्या होगा, अब इसके पास क्या बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, है ना। अब क्या करने वाले हैं कि इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रखा है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी छीन लिया, इस ऑक्सीजन ने भी क्या किया, इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को छीन लिया और उसको चलता कर दिया, है ना। तो अब इसके पास बच्चों 4 है, एक इसका खुद का होगा और एक इसमें इसका छीन लिया, तो अब इसके पास कितना होगा 1 2 3 4 5 6, है ना, विथ नेगेटिव चार्ज। सी इसने तो कुछ भी नहीं किया, तो इसको हमने लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, है ना। कुछ इस तरह से बच्चों फिर इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसका, CO3 2- का, है ना। तो अब देखो बच्चा इसको फिर से लिखता हूं मैं CO3 2- को, और फिर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो समझ गया बच्चों कि इस तरह से क्या हुआ, यहां शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने छीन लिया, तभी बना ये हमारा CO3 2-। अब देखो बच्चों CO3 2- का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक तो बच्चों ऐसा लिख देंगे O 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव चार्ज को बच्चों क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इस 2 पेयर जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर था उसको इसने कहा कि यहां रख करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, तो उसने कहा ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा बच्चों, इसके पास 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 हो गया, और यहां आ गया हमारा डबल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, है ना बच्चों, क्योंकि सबके पास 6 6 था, है ना। तो अब ऐसा हो गया 2-, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा करो कि उसके इलेक्ट्रॉन को वापस कर दो, ठीक है, और मेरे साथ बॉन्ड बना लो, है ना। तो उसने कहा ठीक है, तब क्या बना बच्चों, CO 1 2 3 4 5 6,
डबल बॉन्ड O, है ना, और यहां क्या आ जाएगा हमारा O 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों क्या होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये बच्चों हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं, किस तरह से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अब हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उससे पहले जो कुछ पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल आता है, बॉन्ड एनर्जी आता है। इन सभी टॉपिक को बच्चों फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड में, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग लेते हैं बच्चा कि जैसे देखो बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या होता है। तो देखो बच्चे जब दो एटम आपस में कंबाइन करता है बच्चे, है ना, जैसे कि ये एटम और ये एटम आपस में कंबाइन करेगा, थोड़ा सा स्पेरिकल जैसा लग गया। तो बच्चों ये जो दोनों के सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसको अगर मैं R लिख लूं या D लिख लूं, तो यही होता है हमारा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है कि जो कंबाइनिंग एटम के जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं, उसका हम लोग बॉन्ड लेंथ, ठीक है बच्चों। उसमें से बच्चों अगर हम बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस की, तो अगर मान लो ये A है और ये B है, ये दो एटम आपस में कंबाइन किया है, तो ये जो है बेटा ये कहलाएगा RA और ये कहलाएगा RB, है ना। तो RA और RB क्या कहलाएगा हमारा कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा RA, ठीक है। आरबी भी होगा हमारा कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी और आर ए हो गया कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। लेकिन बच्चों इसके अलावा आता है वंडरवाल, है ना। तो अगर मान लो बेटा दो मॉलिक्यूल लिया मैंने, एक ये है मॉलिक्यूल, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने ये, है ना। तो बच्चों क्या होगा कि देखो इसके सेंटर से, देखो बच्चों होगा क्या कि जैसे कि इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा D1, जिसमें से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दिस इज योर D1। सिमिलरली बच्चों क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या कहलाएंगे हमारा D2, जिसको कहेंगे बॉन्ड लेंथ, है ना। लेकिन बच्चों अगर मान लो मैं बात करूं यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, है ना, ये जो भी डिस्टेंस होगा D3, इसका हाफ हो जाएगा हमारा वंडरवाल रेडियस। क्योंकि वंडरवाल रेडियस क्या होता है बच्चों कि एक्चुअली दोनों कंबाइन नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग है, ये H2 यहां है, ये H2 यहां है, तो इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा उसका हाफ होगा हमारा वंडरवाल रेडियस, ठीक है ना बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना आपको कि जो RV होगा वंडरवाल रेडियस वो ज्यादा होगा हमेशा हमारा कोवेलेंट रेडियस से। कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, एक्चुअली दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हमारा कोवेलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस, है ना बच्चों। अब चलते हैं बच्चों, दूसरा टॉपिक है हमारा, अब है बच्चों बॉन्ड एंगल, है ना। देखो बॉन्ड एंगल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो बॉन्ड एंगल हमारे बच्चों दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन में भी उसके शेप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन और शेप सेम है तब भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसको हम लोग बच्चों डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लेते हैं बेटा जी हम बात करते हैं NF3 और NH3, है ना। मान लेते हैं बेटा जी NF3 का बच्चों स्ट्रक्चर ऐसा होता है और NH3 का भी बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब किसका स्ट्रक्चर और शेप कैसा होता है बच्चों हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है VSEPR थ्योरी, है ना। तो अब बच्चों आपसे कहेगा कि दोनों का शेप सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो बताओ दोनों में से बॉन्ड एंगल किसका कम और किसका ज्यादा होगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों हम दोनों को इस तरह से लिख लेते हैं, ये मान लिया बेटा जी F और ये मान लिया F, है ना। इसी तरह से ये मान लो N ले लिया और यहां भी ले लिया मैंने H, है ना। अब क्या है कि इन दोनों के बीच की एंगल मान लो बेटा ये है एंगल θ2, है ना, ये एंगल है हमारा θ1, है ना। तो हमें पूछ रहा है इन दोनों में जो है ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, θ1 θ2 में ज्यादा किसकी होगी। तो अब सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि कौन कौन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इसके बॉन्ड एंगल को कम या ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो है लोन पेयर और ये है बॉन्ड पेयर, है ना, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है ज्यादा, तो क्या होते हैं ये एंगल कम होने लगते हैं, ठीक है। और ये होता है दोनों बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन। ये बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन है होता है वो चाहता है कि बॉन्ड एंगल को बढ़ा दे,
लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन होता है वो चाहता है कि बॉन्ड एंगल को हम कम कर दें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों समझ में आ गया आप लोग को। तो अब बच्चों क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता करके बताता हूं। अच्छा बच्चों, तो आप लोग अब देख सकते हो इसको कि नाइट्रोजन है हमारे पास, है ना, और ये है फ्लोरीन, है ना, और यहां क्या है बच्चे, नाइट्रोजन है और यहां है हाइड्रोजन, है ना। अब देखो बच्चों क्या है कि नाइट्रोजन फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, है ना। तो जब ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना। लेकिन यहां देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, इस पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पर होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव, और जो नाइट्रोजन से यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था फ्लोरीन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बच्चों इसके पास भी लोन पेयर है ना, और इसके पास भी लोन पेयर है ना। तो क्या होगा बच्चे कि देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, धक्का देगा लोन पेयर को दूर हो जाने के लिए। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, लोन पेयर को अपने नजदीक खींचेगा, है ना। तो नजदीक खींचने के कारण क्या होगा और रिपल्सन के कारण क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके लोन पेयर को थोड़ा दूर लिख दूंगा, है ना, और इसके लोन पेयर को थोड़ा सा नजदीक लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों बताओ कि ये जो लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा किस में होगा, अब ये तो दूर हो गया, है ना। तो ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन था यही तो कोशिश कर रहा था बॉन्ड एंगल को कम करने का, है ना। तो क्या लग रहा है आपको कि यहां लोन पेयर दूर चला गया तो उसका जो रिपल्सन होगा वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, और यहां बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, यहां जो θ2 होगा वो ज्यादा हो जाएगा θ1 से। क्यों, क्योंकि ये तो और नजदीक आ गया लोन पेयर, तो इस लोन पेयर ने जो बॉन्ड पेयर को रिपेल करा है वो जो है वो क्या होगा, इसके बॉन्ड एंगल को क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना बच्चों। इसलिए क्या होगा, θ2 जो है हमारा ज्यादा होगा, θ1 कम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया बेटा एक टर्म, है ना। दूसरा बच्चों क्या होता है कि मैंने बता रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मान लो किसी का शेप होगा बच्चों, जैसे CO2 की बात करेंगे, है ना, तो उसका क्या होता है बच्चों, लीनियर होता है, तो एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, है ना। इसी तरह से बेटा BF3 की बात करोगे तो BF3 में क्या होता है, कुछ इस तरह से शेप होता है ना, तो उसमें एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, तो 120 डिग्री। तो मैंने क्या कहा बच्चों, ये मेनली बच्चों जो है इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, खासकर एंट्रेंस वाले के लिए, है ना। इसके अलावा बेटा जी अगर आपको कह देगा, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन अभी बताने वाला हूं, उससे आप क्लियरली बता दोगे कि किसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों डिस्कस करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में। तो उसमें बस छोटा सा ये पार्ट है बेटा, देखो कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। ठीक है बच्चों, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे आएगा, कि देखो बच्चों जैसे मैंने बात किया बेटा HCl की, है ना, तो H और Cl में क्या होगा कि Cl के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, और इसका इलेक्ट्रॉन छिन जाने का इसको डर है, इसलिए इस पर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो है शिफ्टिंग कुछ इस तरफ से हो जाएगा, तो ये दिखाता है बच्चों डाइपोल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इसमें बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिखते हैं Q इंटू डी, है ना बच्चों, जहां D होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसको बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, और Q होता है इन सबके चार्ज, और इसका यूनिट जो होगा बच्चों वो आता है डिबाई में, कैपिटल D से होता है डिबाई। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमें पता चल जाता, तो जिस भी मॉलिक्यूल के लिए बच्चों म्यू की वैल्यू 0 आ गया वो हो गया हमारा नॉन पोलर। ठीक है, जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 हो गया इसको क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट 0 तो नॉन पोलर, और जिसमें डाइपोल मोमेंट नॉन 0 हो गया इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोलर, है ना। अब देखो बच्चा कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे लेते हैं जो दिखता तो है हमारा कि पोलर लेकिन है नॉन पोलर। तो अभी बच्चों एग्जांपल लिया था मैंने, जैसे कि BeF2 का ले लेते हैं एग्जांपल, है ना। देखो बच्चों BeF2 की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा, Be और F, है ना। तो यहां पर देखो बच्चा इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में, तो इसमें भी डाइपोल है इसमें भी डाइपोल है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या करते, कैंसिल कर दिया। इसी तरह से बेटा BF3 की बात करेंगे, है ना, तो BF3 में देखो
ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल, मतलब ये भी पोलर बॉन्ड है, ये भी पोलर बॉन्ड है, ये भी पोलर बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, है ना। तो इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। दिख रहा है नॉन जीरो जैसा, लेकिन होगा इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट जीरो। तो ये सब क्या होंगे बच्चों, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का एक एग्जांपल लेते हैं। और एनसीईआरटी में एक स्कूल लेवल में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से बार बार, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी जो NH3 NF3 का एग्जांपल लिया वही एग्जांपल लेके बच्चों करते हैं। मॉलिक्यूल है बेटा NH3, है ना, लोन पेयर, और दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने NF3, है ना। अब इन दोनों में बच्चों आपसे पूछ रहा है कि बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और क्यों होगा, है ना। तो अभी देखो बच्चों, ये जो लोन पेयर है उसके कारण डाइपोल ऊपर की तरफ ही होता है ना। अब देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो उसकी डाइपोल ऊपर, इसकी डाइपोल भी ऊपर, इसकी डाइपोल भी ऊपर, तो क्या होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, ऊपर की तरफ। लेकिन यहां देखो बेटा, यहां पर इसके कारण ऊपर, ठीक है, और इन तीनों के कारण, तो क्योंकि यहां पर क्या बच्चों, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसकी डाइपोल इस डायरेक्शन में है ना, तो अल्टीमेटली अगर कहा जाए तो इसकी तरफ क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट यहां पर कम हो जाएगा और यहां नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। रीजन क्या था, बिकॉज द नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर and 3NH bond are along the same direction, while in this molecule since fluorine is more electronegative than nitrogen, that's why the direction of dipole moment due to lone pair and the 3NF bond are in opposite direction, therefore dipole moment will be less in NF3 molecule। ठीक है बच्चों, अब ये तो समझ में आ गया किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किसका कम होगा। अब इसमें ही बच्चों एक टर्म आता है जिसको कहते हैं हम लोग कि आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें टर्म आता है बच्चों आता है इसमें टर्म हमारा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन में म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, है ना बच्चों। एक तो म्यू हमें दे रखा होगा और एक हमें क्यू और डी देगा, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके म्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों, और उन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आ जाएगा बच्चों परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है जिसमें बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो टॉपिक है बेटा VSEPR थ्योरी। ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। ये क्या बताता है बच्चों, ये कहता है कि देखिए किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितने लोन पेयर हैं और बॉन्ड पेयर हैं, इसी से पता चलता है कि उनका शेप कैसा हो सकता है, क्योंकि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे भी कम होता है बॉन्ड पेयर में। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग टॉपिक। देखो, तो सबसे पहले बेटा टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। पहले बेटा ले लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, फिर लिखेंगे बॉन्ड पेयर, फिर लिखेंगे लोन पेयर, फिर लिखेंगे इसमें जो शेप्स आएंगे उसके वो शेप, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बेटा जी स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर दे रखा है और 0 लोन पेयर, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में लिखेंगे बेटा sp, 2 ही है तो s और p, है ना। तो इसमें शेप क्या होगा बेटा, लीनियर, जैसे अभी एग्जांपल दिया था BeF2 का, BeF और F, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों कैसे पता चला कि मुझे कि यह शेप होगा BeF2 का, तो इसका बेटा शेप निकालने का बहुत ही आसान तरीका, क्या करो कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर लो और 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर डिवाइड करने के बाद कुछ अगर रिमाइंडर बचता है तो उसको 2 से डिवाइड करो, तो वो बताएगा लोन पेयर को। तो देखो बच्चों यहां पर किया, बेरिलियम के पास क्या होता है एटॉमिक नंबर 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2, और 2 फ्लोरीन है तो कितना होगा 7 × 2 14, है ना बच्चे। तो कहोगे 2 + 7 × 2/8, तो कितना आ गया 2, ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब ये सब के सब क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, है ना बच्चों। अगर मान लो बेटा, अगर यहां पर जैसे अभी आया 16, अगर मान लो ये 18 आ जाता तो क्या कहते हैं, 2 बॉन्ड पेयर आ गया, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा 2, है ना। तो उसको फिर हम लोग डिवाइड करते 2 से और वो बताता लोन पेयर को। लेकिन यहां पर क्या है बच्चों
कि सीधा 16 आया, जिससे आ गया हमारा बॉन्ड पेयर 2, है ना। तो 2 मतलब देखो बच्चों बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0, तो इसका शेप आ गया लीनियर। अभी देखो ढेर सारा एग्जांपल लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब लेते हैं बेटा sp2 की बात करते हैं, है ना। इसमें क्या किया, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर लिया, है ना। तो अब बेटा इसका एग्जांपल आप लोग चेक करके देखो bf3 में, है ना। तो क्या कहोगे, बोरोन का होगा बेटा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का कितना होगा 7 × 3/8, तो कितना होगा ये 24/8 मतलब 3, तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, तो 3 बॉन्ड पेयर ही हो गया, लोन पेयर कुछ नहीं है। तो ये होगा बेटा bf3, F F और F, इसको कहते हैं बच्चों ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा अगर इसमें दे दिया मैंने 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर दे दिया, ठीक है, तब बच्चों शेप बनेगा कुछ इस तरह से। यहां पर हम लोग लोन पेयर ले लेंगे, है ना। तो इस शेप को कहते हैं बेटा जी एंगुलर और बेंट, एंगुलर और बेंट, ठीक है बच्चों। अब कहोगे ऐसा किसका शेप होता है, ठीक है। तो अभी देखोगे बेटा, अभी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे हम लोग, उसमें आ जाएगा इसका, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया। तो बेटा क्या होता है कि हमें इस तरह से बेटा करना होता है कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, 8 से डिवाइड करो, ठीक है। कब, जब इसमें से कोई हाइड्रोजन वाला ना हो तब। अब बच्चों हम लोग अगर हाइड्रोजन का लेके करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से कहानी है, तो उसको देखते हैं बच्चों। देखो अभी तक हमने बेटा sp2 ले लिया, अब हम लोग चलते हैं sp3, sp3d2 और उस सबसे आगे। देखो बच्चे, अब अगर बेटा जी मैं ले रहा हूं कुछ एग्जांपल sp3 के, यहां पर फिर से हाइब्रिडाइजेशन है ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, फिर है बॉन्ड पेयर, फिर है लोन पेयर, फिर है शेप, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन ले लिए इसका sp3, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, है ना। तो क्या होगा बेटा शेप इसका टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, ठीक है ये। अब देखो बच्चों मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन वाला कुछ मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो बच्चों क्या होता है कि हर एलिमेंट चाहता है ऑक्टेट, सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन क्या चाहता है, डुप्लेट। तो इसमें अगर मान लो बेटा जी कोई मॉलिक्यूल ले लिया कार्बन का, हाइड्रोजन का, जैसे CH4 ले लिया, है ना, इधर लिख देता हूं, ऊपर नहीं आ रहा होगा, CH4 ले लिया, NH3 ले लिया, PH3 ले लिया, H2O ले लिया, है ना बच्चों। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि कितना बॉन्ड पेयर है कितना लोन पेयर, तो सिंपल क्या करना है बच्चे, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो जैसे यहां पर है कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1 × 4/2, तो कितना आ गया बच्चे 4, है ना। ये सिर्फ CH4 का किया, तो टोटल आ गया बेटा पेयर 4। उसके बाद चेक करो कि कितने हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन उतना बॉन्ड पेयर, बाकी का लोन पेयर। तो यहां तो बेटा 4 हाइड्रोजन है, टोटल पेयर भी 4 है, इसका मतलब चारों के चारों बॉन्ड पेयर, है ना। अब देखो बेटा NH3 की बात करते हैं ना। NH3 केस में क्या होगा 5 + 1 × 3/2, ये भी आ गया बेटा 4, टोटल पेयर कितना आ गया 4। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, तो 3, है ना। जितने हाइड्रोजन उतना बॉन्ड पेयर, मतलब इसके पास क्या हो गया 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, है ना बेटा। अब मैं बात करूंगा H2O का, है ना। तो H2O के केस में क्या होगा 1 × 2 + 6/2 यानी कि 4। तो H2O में भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम आ गया 4। अब हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसका मतलब इसमें क्या होगा बेटे कि 2 बॉन्ड पेयर हो जाएगा और 2 हो जाएगा उसका लोन पेयर, है ना। ओके, तो इस तरह से हाइड्राइड्स का निकालते हैं। तो बच्चे देखो हमारे पास पहला सिचुएशन क्या है, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको लिख देता हूं कार्बन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है ना बच्चों। तो हाइड्राइड्स केस में समझ में आ गया होगा बच्चों कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम 2 से डिवाइड करेंगे और जितने हाइड्रोजन होंगे उतना बॉन्ड पेयर, बाकी का लोन पेयर। अब देखो बच्चे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तब भी तो बेटा 4 ही हुआ, तो ये तो रहेगा sp3 ही, है। देखो 4 + 0 तो 4, तो s का 1 p के 3 टोटल 4, तो sp3 तब तक रहेगा जब तक कि सबका सम 4 होता रहे, ठीक है बेटा। तब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, वो कौन सा होगा बेटा NH3,
तो इस तरह से उसका शेप क्या होगा बेटा, NH3। इसमें क्या हो रहा है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो इस शेप को क्या कहेंगे बच्चों, पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप है ना। अब ले लेते हैं 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, है ना, तभी 4 ही है, तो हाइब्रिडेशन तो यही रहेगा, है ना बेटा। अब लास्ट वाला देखते हैं बेटा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में क्या निकला था, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो उसका शेप क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे H और H, है ना। तो ये हो गया बेटा जी हमारा बेंट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंगुलर और बेंट। तो ये तो हो गया बेटा जी हमारा sp3 का, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों आगे, 2 और है बच्चों, sp3d और sp3d2, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। देखो बच्चों sp3 में टोटल पेयर थे कितने, 4, तो sp3d में कितने हो जाएंगे, 5, है ना बच्चों। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और ये आ जाएगा बेटा शेप, है ना। तो देखो बच्चे कितना आसान है ये। देखो बेटा 5 बॉन्ड पेयर लिया, 0 लोन पेयर लिया, टोटल 5, तो हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d। और इसका शेप क्या होगा बच्चों, तो देखो हम क्या करेंगे बच्चे, शेप समझने के लिए एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, और ट्रायंगल के प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे मॉलिक्यूल लगा देंगे, है ना। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय, ठीक है ना, पिरामिडल। आप कहोगे किस मॉलिक्यूल का शेप होगा ऐसा, तो देखो बच्चों PCl5 का लेते हैं एग्जांपल। PCl5 का देखो बच्चे, इसके फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और Cl के पास क्या होता है 7, तो 7 इंटू 5 अपॉन में 8, तो कितना आ गया बेटा 5। 5 आया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया, तो लोन पेयर भी कुछ भी नहीं आया, है ना। तो इसका मतलब ये ले लिया बेटा P, ये ले लिया Cl, यहां भी ले लिया Cl, यहां भी ले लिया Cl, नीचे भी Cl, ऊपर भी Cl, है ना बच्चे। तो ये भी हो गया बेटा जी PCl5। इसको बच्चों लिखने का एक्चुअल तरीका था हमारा Cl Cl Cl, ये 3 एक प्लेन में, और ये बेटा जी जो है ये दोनों जो है एक्सियल है, ठीक है। लेकिन आप लोग को ये 2 अलग अलग प्लेन नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है बच्चों। लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया बेटा अभी, कि इस सब को, इन तीनों को डाल दिया मैंने एक इक्वेटोरियल प्लेन में, और वो दोनों होंगे एक्सियल, ठीक है बच्चों। अब लेते हैं इसी में केस लेते हैं कि 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर ले लेते हैं, तब क्या आएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चे इसका एग्जांपल एक बार हम लेके चेक करके देखते हैं SF4 का, ठीक है। तो SF4 का क्या आता है बच्चों, देखो सल्फर का आता है 6, फ्लोरीन का कितना आएगा 7 इंटू 4 अपॉन में क्या हो गया बेटा 8, तो कितना हो गया 28 प्लस 6 34/8, है ना। क्या हो गया बच्चों, देख लो 34/8, तो 8 4 जा 32, बचा कितना 2, तो जो भी बच्चा रिमाइंडर बचेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये बताएगा बॉन्ड पेयर को, और ये जो बचेगा हमारा उसको 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा लोन पेयर, तो 4 + 1, है ना। तो बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1, तो क्या होगा बच्चे 5। तो ये वही सिचुएशन हो गया। तो अब बच्चों इसमें क्या होगा हमारा, कि देखो एक ये पोर्शन हट जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा, ठीक है। तो S ये हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन, ऊपर भी फ्लोरीन, नीचे भी फ्लोरीन, है ना, और यहां पर आ गया लोन पेयर। तो ये कैसा दिख रहा है, इसको कहेंगे हम लोग सीसॉ स्ट्रक्चर, ठीक है, सीसॉ, है ना बच्चों। ये आ गया। अब एक और केस ले लेते हैं बेटा इसी में से, ठीक है, कि इस बार लिया मैंने 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर ले लिया, है ना। हाइब्रिडाइजेशन तो बच्चों वही रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि टोटल 5 है ना। तब बच्चों क्या होगा, तो इसका एग्जांपल बच्चों आप लोग चेक कर सकते हो BrF3 का, है ना, BrF3। इसमें देखो बेटा Br का कितना होता है 7, और फ्लोरीन का कितना होता है 7 इंटू 3, दैट बाय 8 करोगे बेटा, तो क्या आ जाएगा 28 देखो बेटा 7 3 21 प्लस 7 28/8 आ जाएगा, है ना बेटा। तो 28/8 को क्या लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि वो आ रहा है वहां तक, ठीक है। तो 28/8 क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बेटा 8 3 जा 24, फिर 4/2,
यानी कि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, है ना। तो ये आ गया बेटा जी BRF3 का। तो अब क्या होगा बेटा, जब 2 लोन पेयर लेंगे तो देखो इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों को हटा देंगे इक्वेटोरियल में से, ये तीनों रह जाएंगे, मतलब ये 3 रह जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे, है ना बच्चों। तो ये बन जाएगा बेटा जी BR, एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, और एक इधर रहेगा, है ना, और एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। इस शेप को क्या कहेंगे बच्चों, टी शेप। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा हमारा टी शेप। ठीक है, तो ये बेटा आ गया हमारा। अब इसमें जगह नहीं है बच्चों, ठीक है, तो हम एक और सिचुएशन इसका ले लेंगे, ठीक है ना। sp3d का एक और सिचुएशन ले लेंगे बच्चों, जिसमें कि 4 ले लेंगे। देखो बच्चों, हम ले लेंगे 2 बॉन्ड पेयर और बाकी के 3 लोन पेयर लेकर के करके देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा नोटिस किया इसमें कि जो पहले लोन पेयर लेते हैं हम लोग, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेते हैं, है ना। तो ये बेटा sp3d का ही एक और लेके चलते हैं हम लोग। बेटा इस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ 2 लोन बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर ले लेते हैं, है ना। तब देखो क्या होगा, है ना। तो उसका एग्जांपल बेटा जी ले लेते हैं XeF2। XeF2 में चेक करते हैं बेटा। देखो तो जेनॉन के पास बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है ना, और फ्लोरीन का कितना होगा 7 × 2 दैट बाय 8 किया, तो 14 + 8 क्या होगा 22/8। तो 8 2 जा 16 + 6/2, है ना बेटा। ये तो बताता है बॉन्ड पेयर, और ये क्या बताता है लोन पेयर। बेटा क्या बताया, सबको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, फिर 8 से डिवाइड करते हैं, जो भी कोशिएंट आता है वो तो आ जाता है बॉन्ड पेयर, और जो रिमाइंडर आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या आ गया बेटा, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3, है ना। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका एग्जांपल वही हो गया बेटा, है ना। तो अभी देखो बेटा, हमें क्या है, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आ जाएंगे। तो Xe के ऊपर F रहेगा, नीचे F रहेगा, है ना। इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, है ना। तो ये शेप क्या हो गया बच्चे, लीनियर शेप। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं sp3d2। इसमें बच्चों कितना पेयर हो जाना चाहिए, टोटल 6। sp3d2 इसमें बेटा 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो क्या होगा बच्चों, ये देखो मैंने एक स्क्वायर बना लिया, इसके प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, है ना। इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी कहेंगे बेटा, या फिर हम लोग कहेंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल भी कहेंगे, है ना। अब इसका एक एग्जांपल, तो देखो बच्चों SF6 का आप लोग ट्राई करके देखो बेटा। SF6 का, SF6 अगर बच्चा चेक करना है SF6 का, तो देखो सल्फर का होता है 6, फ्लोरीन का 7 × 6/8 कितना होगा बेटा 48/8, मतलब 6, कोई रिमाइंडर नहीं, मतलब सिर्फ बॉन्ड पेयर, है ना बच्चे। तो SF6 का। अब बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं कि 5 बॉन्ड पेयर, है ना, और ले लेते हैं बेटा एक लोन पेयर, तब भी 6 तो sp3d2 रहेगा, है ना बेटा। तब बच्चों क्या होगा, तो एक हम लोग एक्सियल से हटा देंगे, है ना। अब इसका एक एग्जांपल लेना है बच्चों, तो ले लो आप लोग XeOF4। बेटा मैं इसको रब कर देता हूं, तब लिख देता हूं कि नीचे नहीं दिखेगा आप लोग को, है ना। आप लोग तब तक XeOF4 का ना आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप लोग ये कैलकुलेट करके बताओ कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। ठीक है, तो बच्चों XeF4 देख रहे हो बच्चों, किसमें जेनॉन के कंपाउंड्स में करवा रहा हूं, है ना, क्योंकि जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स नोन है, लेकिन उसके कंपाउंड सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही होते हैं, क्योंकि वो दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, है ना बच्चों। तो अब बेटा बात करते हैं हम लोग, ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन, है ना बच्चे, जिसमें था हमारा sp3d2, है ना। इसमें बेटा जी बॉन्ड पेयर था और ये था लोन पेयर। तो बेटा देखो इसमें कितना लिया था बेटा जी, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, है ना। मैंने एग्जांपल कहा था बेटा XeOF4 का, आप लोगों ने कहा Xe का 8, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का देखो 7 × 4/8 करेंगे, कितना आ गया बेटा 28, और ऑक्सीजन का कितना होता है 6। 28 + 6 कितना होगा 34 + 8 42, 42/8 क्या हो जाएगा 5 + 2/2, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, है ना बच्चों। तो वही आ गया ना। तो अब देखो, तो इसका XeO4 का कैसा बनेगा शेप, तो देखो बच्चों Xe ले लिया मैंने, है ना, डबल बॉन्ड O लगा दिया, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन,
इधर भी फ्लोरीन और इधर लगा दिया बेटा लोन पेयर, है ना। इसको कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, है ना बच्चों। अब अगर मान लो बेटा जी मैंने ले लिया 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, है ना। इसका भी एग्जांपल बच्चों मैं ले लेता हूं HCF4, आप लोग चाहो तो चेक कर लेना, है ना, कि देखो 8 + 7 × 4 / 8 कितना हो जाएगा, 28 + 8 कितना होगा, 36, 36/8, तो 4 बॉन्ड पेयर और बाकी 2 लोन पेयर, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका शेप देखो, HCF F F F, है ना, और ऊपर भी एक लोन पेयर और नीचे भी एक लोन पेयर, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बच्चों। इसी तरह से बच्चों अगर मान लो हमने ले लिया 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो क्या होगा, एक और पोर्शन खत्म। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना बच्चों, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, नीचे भी लोन पेयर, तो ये शेप क्या बनेगा, टी शेप, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों अब कोई भी मॉलिक्यूल आएगा जिसका अगर आपसे शेप कहेगा फॉर्म करने के लिए, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट में बच्चों हम लोग अब डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एमओ डायग्राम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक है उस सबको हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोग ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।